नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विदूषी टीचिंग क्लासेस में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम सीटेट, आरटेट, एसटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज सीटेट के 2024 में हुए जनवरी वाले पेपर से। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और उसकी बहन रस्सी कूदने में हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो यह किसको प्रदर्शित करता है? तो सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने किसको रेस्ट्रिक्ट किया है। उसने अपनी बहन को रेस्ट्रिक्ट किया है कि वह भाला नहीं फेंक सकती, और वह किस में हिस्सा लेगी? रस्सी कूदने में। यानी उसने अपनी बहन को भाला फेंकने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि वह एक लड़की है। तो यहाँ पर जेंडर की समानता, संबंधता और समता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर होगी जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप हमारे जो पुराने विचार वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है? तो सबसे पहले इसमें हम ऑप्शंस को देखते हैं। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक समाधान पर स्थित होता है। समाधान पर स्थित होता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो पहले हम देख लेते हैं अपसारी और अभिसारी होता क्या है। अपसारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी किसी एक प्रॉब्लम को लेकर अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढना। और अभिसारी होता है किसी अलग अलग सॉल्यूशन से आकर या फिर अलग अलग डायरेक्शन से आकर किसी एक मेन पॉइंट पर फोकस होना। तो यानी अभिसारी क्या होगा? एक चीज़ पर स्थिर होगा, और अभिसारी क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी बहुत सारे उत्तरों को क्या कर रहा है? वो मोटिवेट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। कौन? अपसारी चिंतन। और अभिसारी एक ही समाधान पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि उसने क्वेश्चन दिया है नेगेटिव में, यानी सही नहीं है। तो यानी 3 हमारे सही होंगे। तो या तो हम पहले 3 उनको देख लेते हैं जो सही है, या फिर किसी एक जो हमें गलत लगेगा उसको देखते हैं। तो पहला है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। बिल्कुल सही है। क्या हमें बहिष्कृत करना चाहिए? नहीं, एक्सक्लूड नहीं करना है किसी को भी। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों को उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है? सपोर्ट करती है, करती है किसको? कोलैबोरेशन को। यानी कोलैबोरेशन अगर करके पढ़ाएंगे, सभी लैंग्वेजेस बच्चे आपस में सीखेंगे तो उसको वो सपोर्ट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 3 जब हमारे सही है तो ऑब्वियस बात है 4th हमारा गलत होगा, लेकिन इसको हम क्लियर कर लेते हैं। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। केंद्र एक निश्चित पाठ्यचर्या नहीं, ये फिक्स नहीं है। 4th पर चलते हैं। ये हमारा कारण और अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है? ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बता रहा है कि पैटर्न ढूंढता है, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव करता है, तो जानकारी को सार्थक रूप में वो क्या कर पाता है? ले पाता है। जानकारी को वो अच्छे से गेन कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से जो ज्ञान है ना उसके पास, उससे जो नया ज्ञान उसे मिल रहा है वो उसे रिलेट कर पा रहा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी कारण अभिकथन वाला क्वेश्चन है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा, बच्चों द्वारा संस्कृतियाँ अलग अलग होती है। बिल्कुल अलग अलग होती हैं बच्चों की संस्कृतियाँ। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं होता। बच्चों का विकास यूनिवर्सल हम कह सकते हैं कि हर बच्चा अपने अलग अलग तरीके से
कुछ रूल्स होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, पर टोटली सार्वभौमिक नहीं हो सकता बच्चे का डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए सही है पर आर गलत है। 6th क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है? यानी कौन सा आरोपण है या फिर कहें तो कौन सा मोटिवेशन है जिससे क्या हो, लगातार कोशिश चलती रहे और अच्छा प्रदर्शन हो बच्चे में। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण नहीं। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण नहीं, इससे क्या होगा, बच्चे में हीन भावना आ जाएगी कि वो जो उसका जो मोटिवेशन है वो लो होता चला जाएगा, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट जो मोटिवेशन आ रहा है, उसका इंटरनल जो मोटिवेशन आ रहा है वो उसको क्या करे, कभी तो उसको सफलता चाहिए। अगर वो बार बार असफल हो रहा है तो इंटरनल मोटिवेशन एक लेवल पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो असफलता सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण बिल्कुल, सफलता असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण नहीं, क्योंकि जब वो इंटरनली मोटिवेटेड है तो लगातार कोशिश भी करता रहेगा, अच्छा प्रदर्शन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखते हुए क्या मानकीकृत परीक्षण यानी जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो सीखने को माप सकते हैं? नहीं, वो उनका स्कोर देते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोरिंग के लिए होता है, स्कोरिंग करता है, उससे बच्चों ने कितना सीखा ये नहीं पता चलता। छात्रों से निष्क्रिय प्राप्त करता बिल्कुल नहीं। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल। अगर सीखने के प्रमाण अगर हम दे दें, अगर हम ऑथेंटिक टास्क दे बच्चों को तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। और पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। पूर्व निर्धारित नहीं पाठ्यचर्या, बल्कि जो करिकुलम होता है वो कैसा होना चाहिए, अपना लचीला होना चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सके। तो इसका आंसर होगा थर्ड कि प्रगतिशील शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रमाणिक कार्य पर आधारित होनी चाहिए, यानी ऑथेंटिक टेस्ट पर बेस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की गई है? तो तर्क, चिंतन और समस्या समाधान कहाँ पढ़ते हैं हम? याद आना चाहिए इससे पियाजे का सिद्धांत। तर्क, चिंतन, समस्या समाधान कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव बायस्कोई प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। लेव बायस्कोई ने बताया है स्वनियमन वाला पॉइंट, तो इसमें सबसे मेन क्या होता है, स्वनियमन किससे आता है बच्चों में? सबसे मेन क्या होता है? असंतुलन नहीं, अनुकूलन नहीं, निजी वाक्य या स्ववाक भी बोलते हैं इसको, इनर स्पीच, यानी बच्चा इंस्ट्रिक्टली मोटिवेट होता है, खुद को मोटिवेट करता है, खुद को रेगुलेट करता है। अगर वो खुद से ही रेगुलेट नहीं है तो कैसे किसी के रेगुलेशन में आएगा? संगठन नहीं, कोई भी संगठन बच्चे को रेगुलेट नहीं कर सकता, वो खुद से ही रेगुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभिकथन और कारक का। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। यानी कार्यों के परिणाम पर अच्छा या बुरा समझते हैं और इस पर पहुंचते हैं कि कानून जो है वो नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल, लॉरेंस कोलबर्ग कहता है कि जो नैतिक विकास है वो क्रम में चलता है, और तभी उसने बताया है कि इस स्टेज में बच्चा ये सोचेगा, दूसरी स्टेज में ये सोचेगा, तीसरी में ये सोचेगा। तो ये बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग। तो ए आर सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं। हर्बर्ट गार्डनर ने कौन सा दिया था सिद्धांत? मल्टीपल इंटेलिजेंस का। मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार, हर्बर्ट गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ देखते हैं, अंतर्व्यक्तिक, दूसरों को समझने और उनसे संबंध स्थापित करने, वो कौन सा होता है? इंट्रा होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल, इंटरपर्सनल होता है, ये इंट्रापर्सनल दे रखा है। तार्किक, गणितीय,
तार्किक, गणितीय, नृत्य, क्रीड़ा से संबंधित क्षमताएं नहीं होती। संगीत का परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन स्किल यानी प्रदर्शन और रचना के कौशल ये होता है। स्थानिक प्राकृतिक वातावरण और सराहना करने के कौशल नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, संगीत में प्रदर्शन या रचना के कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यानी अधिगम को किस में दिखाना है? कौन सा अधिगम का पॉइंट है जो सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता अधिगम की? अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। अधिगम होता है तो बच्चा क्या करता है? अपनी जो पुराना जो नॉलेज होता है, जो पुरानी स्कीमा होती है, उसमें क्या करता है? वो जो नया ज्ञान होता है उसको एडजस्ट करता है, उसके द्वारा उसको संशोधित करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमास के पुनर्गठन से है। बिल्कुल, अभी हमने बात की थी। वो क्या करता है? अपने जो पुराने स्कीमा होते हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है दोबारा से। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। बिल्कुल, सामाजिक क्रिया है अधिगम। अधिगम एक प्रक्रिया है, एक उत्पाद नहीं, ये गलत है। अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं। इसने क्या दिया है? इसने दिया है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, उत्पाद है। बल्कि अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कौन सा देगा? अभी हमने बात की थी भाई, समस्या समाधान के लिए क्या चाहिए? कोई भी समस्या है कि हम एक ही पॉइंट पर सोचते रहें? हमें चाहिए कोई भी समस्या उसका बहुत सारा सॉल्यूशन ढूंढे, यानी बहुत सारे डायरेक्शन में हम उसके सॉल्यूशन ढूंढे। ये वाला सॉल्यूशन अगर हमारे लिए नहीं बैठा फिट तो दूसरे सॉल्यूशन पे जाएंगे, दूसरा सॉल्यूशन फिट नहीं बैठा तो तीसरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, तीसरा नहीं बैठा तो चौथा देखेंगे। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सा? इसका होगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, इट मीन्स अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो कोलवर्ग की कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे क्या हो रहे हैं? आत्म केंद्रित हो रहे हैं। याद करो, पहले स्तर के दूसरे चरण में, सेकेंड स्टेज फर्स्ट लेवल के। तो कोलवर्ग की थ्योरी को हम रिकॉल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में। तो अभी हम क्विक रिवीजन करना है हमें इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में समावेशन के लिए, यानी जो बच्चे कैसे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, उनके विद्यार्थियों में समावेश करना है। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके लिए हमें विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। बिल्कुल देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, रूढ़ियों को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। शिक्षा में बिल्कुल भी सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, अलगाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर ग्रुपिंग नहीं, बच्चों की क्लास में ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं। जो भी क्षमताओं के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर बच्चों की ग्रुपिंग क्लास में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 16 नंबर, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यानी फीडबैक है, उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। क्या इफेक्टिव फीडबैक कार्य के अंत में ही दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इफेक्टिव फीडबैक कार्य के अंत में दिया जाएगा तो फिक्स फीडबैक हो जाएगा। फिक्स फीडबैक कभी इफेक्टिव नहीं होता। यह व्यापक और सामान्य होता है। व्यापक तो होता है फीडबैक, बट सामान्य नहीं होता। अगर सामान्य होगा तो वो इफेक्टिव कहाँ रहा? तो बच्चा उसके लिए मोटिवेटेड कैसे होगा कि आगे उसको लर्निंग अच्छी करनी है? केवल परिणामों पर केंद्रित होता है? नहीं, परिणामों के प्रयासों पर भी केंद्रित होता है। यह सामयिक और विशिष्ट होता है? बिल्कुल। यह टाइम ऐसे नहीं है कोई फिक्स टाइम पे दिया जाएगा। फिक्स टाइम पे दिया जाता है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाए, यानी जब उस लगे उचित तब उसको दिया जाए तो वो इफेक्टिव भी होता है। और विशिष्ट यानी हमेशा अलग अलग टाइप का फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, समीपस्थ सिद्धांत प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रोक्सिमोडिस्टल कहता है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से ज़्यादा बढ़ते हैं। जो अंग हैं वो हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। विकास तेजी से होता है। सिर से पांव तक का कौन सा वाला होता है? सिफेलोकॉर्डियल। तो ये तो है नहीं। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि विकास संवेदनशील होते हैं।
नहीं, प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट में अंग वाली बात आती है, ये भाषा की नहीं आती। सूक्ष्म गतिक कौशल की बात भी नहीं आती। तो आंसर होगा अपना फर्स्ट, अंग हाथ और पैरों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन और कारण वाला। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कारण रीज़न, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में समर्थन प्रदान करें और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है तभी तो स्थान देना चाहिए। तो ये व्याख्या सही हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं पूछा है उसने। तो रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, छात्रों की पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, बिल्कुल। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दिया जाता है आगे की कक्षाओं के लिए, इसलिए ये भी सही है। एक मूल्यांकन जो कार्य मानदंड के एक मापक पैमाने, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। एक आंकलन एक छात्र के सीखने के लिए गलत अवधारणाओं की पहचान, गलत धारणाओं की पहचान के लिए हम कौन सा करते हैं? गलत धारणाओं की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आंसर उसका होगा थर्ड। कौन से होते हैं वो? स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो मापक पैमाने के लिए अनुसार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य, इट मीन्स डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कैसा होता है? पठन विकार। कौन सा होता है? पठन विकार, यानी पढ़ने से संबंधित। अगर पढ़ने से संबंधित है तो रचनात्मक कार्य समाधान समस्या समाधान में कठिनाई होती है? नहीं होती। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण, अगर भाई वो से प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आएगा, वो फोनेटिक प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाएगा, तो वो पढ़ेगा कैसे? तो ये हो सकता है। शारीरिक समन्वय बिल्कुल भी नहीं होता, स्थानिक समझ नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? यानी कौन सा एक प्रश्न है, इसमें किस प्रकार का प्रश्न है जिससे हम स्टूडेंट की एबिलिटी को इवेलुएट कर सकें। लेकिन कैसे करना है? स्टूडेंट की इवेलुएट करना है, लेकिन एक ही सिंगल स्टूडेंट को इवेलुएट करना है एक टाइम में। तो कौन से टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो हेल्पफुल होगा? जो सरल परिभाषा में पूछते हैं? नहीं। जो व्यक्तिगत राय पूछते हैं? हो सकता है। अगर हम किसी की पर्सनल ओपिनियन पूछें, तो हम उस व्यक्ति को जान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस टाइप का है, ठीक है। तो ये हो सकता है। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य उदाहरणों के लिए पूछते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये फिक्स आंसर हो जाएगा, तो उसमें उसका पर्सनल ओपिनियन कहाँ गया? पाठ का सारांश? बिल्कुल भी नहीं। पाठ से रिलेटेड हो जाएगा तो पाठ में तो उसका पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं रहता, उसमें तो बस ये है कि उसे क्या समझ आया। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत राय पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक बाध्यता एक स्थिति है जबकि क्षमता एक स्थिति है। बाध्यता कैसी होती है? बाध्यता होती है बायोलॉजिकल, यानी जन्म से जो बच्चे होते हैं ऐसे, तो उनको बोलते हैं बाधित यानी इम्पेयरमेंट। तो वो कैसी होती है? जैविक होती है। तो जैविक हमें फर्स्ट में यही दिख रहा है। और फिर हम आगे भी देख लेते हैं, अक्षमता यानी डिसेबिलिटी होती है, किसी कार्य को करने में प्रॉब्लम आ रही। तो किसी कार्य को करने में प्रॉब्लम आएगी तो उसे कैसे बोलेंगे? कार्यात्मक। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, जैविक एंड कार्यात्मक, यानी बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? यानी भावना और संज्ञान के बीच का रिलेशन देखना है हमें, कौन सा है जो बता रहा है। संज्ञान और भावनाएं स्वतंत्र प्रणाली होती है? स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। भावनाएं संज्ञान आपस में पारस्परिक रूप से निर्भर होती है। लो, हमें यही मिल गया आंसर। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, इसके विपरीत सत्य नहीं है। लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संज्ञान भावना को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर होगा अपना सेकंड, भावनाएं और संज्ञान जो है एक दूसरे से निर्भर होते हैं, पारस्परिक निर्भर होते हैं, रिलेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। यानी जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, कैसे दिया जाता है कि बच्चों को क्या किया जाए। इसको अगर हम देखें, बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्क्रीट देने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट देना चाहिए। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि मान लो कोई चीज़ है, उसको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसको बच्चों को पढ़ाना है हमें क्लास में, तो उसको किस तरह से दिया जाए प्राइमरी क्लासेस में, उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ही दें या कंक्रीट कोई चीज़ दिखाए उसे, तो उससे पता चलेगा। ऑब्वियस बात है, प्राइमरी क्लास में बच्चे किस पे देंगे, कंक्रीट चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करे, तो हमें यही आंसर मिल गया। ठोस उदाहरण एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दे, वो किसको परिभाषित करने के लिए अमूर्त अवधारणाएं, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को परिभाषित करने के लिए वो क्या दे, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दे। नेक्स्ट ऑप्शन, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है तो उसे लागू करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अवहेलना और उपेक्षा कभी नहीं आएगी। उसे मूर्त वस्तुओं की बजाय प्रतीक और संकेत, प्राइमरी क्लास में बच्चे संकेत और प्रतीक से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, यानी इंटरनल मोटिवेशन कौन है यहाँ पे सही। तो अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, बाहरी पुरस्कारों से क्या आएगी, कि इंटरनल मोटिवेशन आएगा, नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, बाहरी पुरस्कार हो गए। तो अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत आनंद से आती है, यानी वो पर्सनल इन्जॉयमेंट करता है, खुद इन्जॉयमेंट फील करता है, तो वो क्या होगा, इंटरनल होगा, ऑब्वियस बात है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो ये एक्सटर्नल हो गई। दंड का भय, ये भी एक्सटर्नल हो गया, तो इंटरनल यहाँ पे होगा व्यक्तिगत आनंद, यानी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन, इट मीन्स स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। स्कैफोल्डिंग हम कैसे करते हैं, स्कैफोल्डिंग हम करते हैं बोलकर सोचो, यानी सोचना भी है और बोलना भी है, जो तुम सोच रहे हो उसको जोर से बोलना है, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग का। संकेत और इशारों में हम समझाते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी स्कैफोल्डिंग का पार्ट है। प्रश्न हम पूछते हैं स्कैफोल्डिंग में, आधा किया हुआ उदाहरण भी देते हैं स्कैफोल्डिंग में, लेकिन रटकर दोहरा नहीं, यहाँ पर क्या नहीं होता, रोट मेमोरी नहीं होती। तो यहाँ पर ABCD, तो ABCD वाला ऑप्शन हमें थर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले शकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। इट मीन्स, यानी वो फाइन मोटर स्किल लेने से पहले क्रॉस मोटर स्किल्स क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। वो कौन सा विकास होगा, कौन सा विकास होता है जिसमें फाइन मोटर पहले और फाइन मोटर बाद में और ग्रॉस मोटर पहले होता है। तो पहले समीप और फिर दूर, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल, कौन सा होगा वो, प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। यानी मूर्त संक्रियात्मक कौन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग और प्री ऑपरेशनल थिंकिंग को अलग करे, जो वो कौन सा होगा, इंद्रियों का समन्वयन नहीं, परिकल्पित तार्किकता बिल्कुल नहीं, वस्तु स्थायित्व बिल्कुल नहीं, विकेंद्रण यानी डिसेंटरिंग क्या करेगा, जो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो थिंकिंग होती है उसे प्री ऑपरेशनल थिंकिंग से वो अलग कर देता है, क्यों, डिसेंटरिंग। और पियाजे की थ्योरी हम अपनी लॉन्ग वीडियोस में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम सबकी अच्छे से चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, इनको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंस जाती है और वो आउट हो जाता है, तो अरु कहती है कि रस्सी ने मुझे जानबूझकर आउट किया है। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, यानी रस्सी उसे आउट कर रही है जानबूझकर, तो कौन सी स्टेज में होता है ये जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, रस्सी को ही बोल रहे हैं कि उसने मुझे आउट किया, मैं आउट नहीं हुई, तो कौन सी वाली स्टेज होगी, वो होगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के समाजवादी संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो व्यूज़ हैं वो लर्निंग की कौन सी बात का एडवोकेशन करते हैं यहाँ पे, कि शिक्षार्थी दूसरों से
निष्क्रिय रूप से ज्ञान कब प्राप्त करते हैं? निष्क्रिय की बात कहीं भी नहीं होगी, शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं हो सकता। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल शिक्षार्थी सक्रिय। जब बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा तो वो नॉलेज कैसे गेन करेगा? एक्टिव होना जरूरी है लर्निंग के लिए। व्याख्यान देते समय समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है? नो। लेक्चरिंग और एक्सप्लेनिंग कब से इफेक्टिव लर्निंग हो गई? बिल्कुल नहीं। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर इसका होगा सेकंड, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। और नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं सीटेट 2024 का पेपर सेकंड। इस तरह हमारी सीरीज़ में बने रहिए और आपके लिए सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो आप ये समझ पाओगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से आ रहा है।